नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल दोस्तों इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते ही उसी तरीके से हैं जो सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कैसे किया जाता है, एमसीक्यूज़ नहीं लगाते हैं लोग और वन लाइनर भी नहीं लगाते हैं लोग, जो कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सिलेक्शन दिलाने के लिए। इसीलिए 95% से ज़्यादा लोग सिलेक्शन से दूर रहते हैं। तो दोस्तों हम लोग मूल कर्तव्य तक पढ़ चुके थे। अब दोस्तों हम लोगों की बारी है राष्ट्रपति की भाग 5 की। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग भाग 5 पढ़ते हैं और भाग 5 में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे भाग, जब हम लोग संविधान के भाग पढ़ रहे थे एक सरसरी निगाहों में, तो उसमें पढ़े थे भाग 5 में संघ आता है और भाग 5 जो होता है वो अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था है भारत में और उसी संघीय शासन व्यवस्था का भी वर्णन भाग 5 में मिलता है। और इसमें हम लोग भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, संसद के बारे में पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं, महान्यायवादी होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश पढ़ते हैं, बजट पढ़ते हैं, संयुक्त अधिवेशन पढ़ते हैं। ये सारी चीजें पढ़ते हैं और यही सारी चीजें ये देखिए ये लिखी गई है इतने में। ठीक है, इसको अध्याय में बांट दिया गया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसको देख के आप लोग घबरा जाएं। तो ये उसी को भागों को अध्याय में बांट दिया है। अब जैसे भाग 5 में कुल 5 अध्याय हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। कार्यपालिका, संसद, अध्यादेश, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक आ जाता है। अनुच्छेद 52 से 78 कौन कौन आ जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आ जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 79 से 122 संसद में आ जाता है कि नहीं? फिर अध्यादेश हम लोग पढ़े होंगे, अनुच्छेद 123 में है और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से 147 तक है। फिर उसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आ जाता है जो अनुच्छेद 138 से 151 तक है। ये पूरे भाग 5 का एक क्रिस्प था दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाग 5 में सबसे पहला खंड, बहुत इंपॉर्टेंट खंड आता है, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में राष्ट्रपति के। भारत देश का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों में है, वर्णन है। हम धीरे धीरे करके एक एक अनुच्छेद पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार में आप लोगों को उम्मीद है कि याद हो जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 52 में क्या है। अनुच्छेद 52 में आता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 से शुरुआत ही होती है। तो अनुच्छेद 52 में ही कह दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। ठीक, अनुच्छेद 53 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो हमारा संघ होता है उसकी कार्यपालिकाई शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति इसका प्रयोग स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। ये होता है। और इसके अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? हम लोग पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, तो इसके अधीनस्थ अधिकारी कौन हो जाते हैं? मंत्रिपरिषद हो जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और संघ की जो कार्यपालिकाई शक्ति का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, इसीलिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर रहा है और अधीनस्थ अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक शक्तियां किसके पास निहित है? संघ की, प्रधानमंत्री के पास निहित है, इसीलिए कहा जाता है। और संवैधानिक शक्तियां या नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति के पास निहित है, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो संघ से परामर्श करके, मंत्रिपरिषद से परामर्श करके। ठीक है दोस्तों, यहां से अनुच्छेद 53 से हमको ये चीज समझने वाली है। संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संचालित। उसके बाद आता है, हम लोग देखते हैं रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। मतलब जो रक्षा बल होते हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, उसका जो सर्वोच्च शक्तियों का जो समादेश होता है वो उसकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अब अनुच्छेद 54 आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अनुच्छेद 52 में क्या था? भारत का एक राष्ट्रपति हुआ। 53 में संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जैसे जैसे एक एक अनुच्छेद आगे बढ़ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे पिछला भी रिवाइज करते चलिए, तभी चीजें याद होंगी। ऐसे नहीं कि एक बार में पढ़ लिए पूरा हो गया याद, ऐसे कभी नहीं याद होगा। लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल से पढ़ते रहते हैं, एक अनुच्छेद नहीं याद। ठीक है, हम सिलेक्टेड हैं और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और किस तरीके से पढ़ाई होती है ये हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 54 में कहा जाता है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन आ जाता है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा कौन? एक निर्वाचक मंडल होता है। और दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग संविधान की विशेषताओं में पढ़ रहे थे कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, यह व्यवस्था संविधान में हमारे किस देश के संविधान से प्रेरित है? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। संविधान की विशेषताओं में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आता है। अब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। निर्वाचन 54 में है, 54 में है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? एक निर्वाचक मंडल होगा, वो करेगा। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, ये भी बात बताई गई है। तो निर्वाचक मंडल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ नहीं याद करना है, बस निर्वाचित सदस्य आपको ध्यान देना। निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, एक संसद आ जाता है और एक विधानमंडल। और विधानमंडल में विधानसभा आ जाती है। ध्यान देना है, संसद और विधानसभा में जो केवल निर्वाचित सदस्य होंगे वही भाग लेंगे, बस और कोई नहीं। जहां निर्वाचित के अलावा कुछ और आया, मनोनीत आया, अन्य चीजें आई, तुरंत हट जाएंगी। केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होंगे। और कौन होंगे? संसद के। संसद में कौन आ जाता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाती है, लेकिन राज्यों में केवल विधानसभा होगी। विधान परिषद इसलिए नहीं होगी क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में तो है नहीं, तो विधान परिषद लेने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो प्रतिनिधित्व की दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? किसी राज्य से दोनों, किसी राज्य से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो गया, किसी राज्य से कम हो गया। जिस राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों हो जाएगी, उसमें तो ज्यादा प्रतिनिधित्व हो जाएगा। इसीलिए विधान परिषद को हटा दिया गया और विधानसभा रखा गया, जो कि सभी राज्यों, ठीक है। तो संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और निर्वाचित सदस्य मतलब मंत्रिपरिषद के निर्वाचित सदस्य हो गए। अब देखते हैं, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, और इसी विधानसभा में जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभाएं हैं। और दिल्ली, पौंडीचेरी क्या है? जम्मू कश्मीर क्या है? संघ शासित क्षेत्र है, केंद्र प्रशासित प्रदेश। इसके भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा में, वो भी भाग लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और किसी केंद्र शासित प्रदेश में तो विधानसभा नहीं है, तो इस वजह से केवल और केवल दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर से भाग लेते हैं, ठीक है। और दिल्ली और पौंडीचेरी के जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, वो कब भाग लेंगे, ये कब बताया गया? ये 70वें संविधान संशोधन 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इस बात का प्रावधान किया गया था कि दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। और एक चीज यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 69th संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें दिल्ली को क्या किया गया था? दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन का क्षेत्र घोषित किया गया था, ये ध्यान देना है। अब ये चीज हो गई। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये सारे लोग भाग लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए वही चीज लिखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब अगला आ जाता है, जैसे 52 में क्या था? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या था? संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन था, उसमें निर्वाचक मंडल था। अब निर्वाचन में कौन कौन भाग ले रहा है, वो 54 में था। अब लेकिन निर्वाचन किस प्रकार से होगा? अनुच्छेद 55 में, ठीक। अनुच्छेद 55 के में क्या जाता है? किस प्रकार से निर्वाचित होगा, मतलब निर्वाचन की रीति है, मेथड ऑफ इलेक्शन है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान के आधार पर होता है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। एक चीज और है इसमें, जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है, चुनाव में उनको चुना जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से। अब यदि इस चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद का जांच और फैसला केवल और केवल, उस विवादों की जांच और फैसला केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, कोई उच्च न्यायालय नहीं, कोई न्यायालय नहीं, केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय किया जाएगा। और उसका दिया गया फैसला दोस्तों अंतिम होता है, उस पर फिर रिट या उस पर फिर जो है अपील नहीं की जा सकती है। तो राष्ट्रपति के विवादों से संबंधित निपटारा व जांच कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय। ये ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ये ध्यान देना है। मान लीजिए कहीं किसी राज्य का निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई है, तो वहां की तो निर्वाचक मंडल होगा नहीं। तो इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उस राज्य की तो विधानसभा थी ही नहीं, ठीक है, अपूर्ण था निर्वाचक मंडल, तो इस आधार पर किसी प्रकार का कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, ठीक है। और ये अब ध्यान दे लेते हैं हम लोग, एमएलए
राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग होती है उसमें जो विधायक होते हैं, ये विधायक हैं, और ये जो संसद होते हैं, इनके मतों का मूल्य लिया जाता है। अब देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के बारे में जब टीसीएस का मेंस हम दिए थे तो उसमें मेन में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विशेषताएं बताएं। अब देखते हैं दोस्तों, जो विधायक होता है और जो एमपी होता है, दोनों भाग लेते हैं। अब उनके मतों का मूल्य कितना होता है ये ध्यान दे लेते हैं। बहुत आसान है, इसमें लोगों को अमूमन कंफ्यूजन होता ही होता है, लेकिन बहुत आसान है। देखिए, एमएलए होता है, विधायक होता है और एमपी होता है। ठीक, एमएलए मतलब विधायक, और विधायक कहाँ होता है? राज्य। तो विधायक के मत का मूल्य कितना होगा? अब राज्य में जितनी जनसंख्या होगी भैया, है कि नहीं, राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसमें भाग देते हैं किससे? जितने विधायक राज्य में होते हैं, मतलब राज्य विधानसभा में और निर्वाचित सदस्य होंगे, ये नहीं कि सभी निर्वाचित सदस्य होंगे, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। राज्य की जनसंख्या हो गया, राज्य की जनसंख्या मान लीजिए 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, 20 करोड़ बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा में मान लीजिए 200 निर्वाचित सदस्य मान लेते हैं, 200 सदस्य हैं। अब 20 करोड़ को 200 से भाग दिया जाएगा, तो चूंकि अब 20 करोड़ को जब 200 से भाग देंगे बहुत ज्यादा संख्या आ जाएगी, तो एक एमएलए के मत का मूल्य बहुत हो जाएगा, है कि नहीं, एमएलए के मत का मूल्य बहुत हो जाएगा, तो उस राज्य विधानसभा के मत का मूल्य बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए भागे 1000 कर देते हैं कि उसकी संख्या कुछ गिनतियों में, है कि नहीं। तो विधायक के मतों का मूल्य कितना होता है? उस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी बटे उस राज्य के जितने निर्वाचित विधायक होंगे उनको भाग दे देते हैं, और जितना आता है फिर उसको 1000 से भाग दे देते हैं। कितना आसान है कि नहीं। उसके बाद एमपी के मत का मूल्य क्या होता है, मतलब सांसदों के मतों का मूल्य क्या होता है। अब यही देखिए, अब एक एक राज्य के विधायकों के, एक एक राज्य के मतों का मूल्य ले लिए विधायकों के। अब क्या करते हैं, सभी राज्यों के निर्वाचित एमएलए के मतों का मूल्य, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, इन सभी राज्यों के जो विधायक होंगे उनके मतों का मूल्य जोड़ दिया जाता है, और भागे क्या कर दिया जाता है, जो निर्वाचित सांसदों की संख्या होती है उससे भाग। ठीक, तो कितना आसान था। जो विधायक हैं मतलब एमएलए के मत का मूल्य और एमपी के मतों का मूल्य। तो एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, एमएलए का मत का मूल्य क्या होता है? राज्य की जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा में निर्वाचित एमएलए की संख्या, ठीक, भागे 1000 जितना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एमपी के मत का मूल्य क्या हो जाएगा? सभी राज्यों के निर्वाचित एमएलए बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या। ठीक, ये हो जाएगा। कितना आसान था, है कि नहीं। बस इसी में माथा पच्ची करते रहते हैं। अब देखते हैं अगला। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में संघ की कार्यपालिकाई शक्ति। आप लोग भी बोला करिए ऐसे, ठीक है, जहां भी सुन रहे हो बोला करिए, तो बोलने से याद होगा। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तो केवल हम अपने लिए बोल रहे हैं, हमको भी याद होगा और आपको भी याद हो जाएगा। ठीक, 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है और वो एक निर्वाचक मंडल है, 55 में निर्वाचन की रीति है। अब 56 आ जाता है, 56 में निर्वाचन हो गया, निर्वाचन के बाद अब उनका कार्यकाल आएगा। भैया निर्वाचित हो गए तो उनका कार्यकाल आ जाएगा। ठीक है, अब 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। अब 5 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पद ग्रहण की तारीख से, ये नहीं कि नियुक्ति के तारीख से। राष्ट्रपति बन गए तो उनका हो गया ना, जिस दिन वो शपथ लेंगे, पद ग्रहण करेंगे, उस दिन की तारीख से 5 वर्ष मना, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें 56 में कुछ और चीज देखते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? निर्वाचन तो हो गया, उनका कार्यकाल भी हो गया, अब मान लीजिए कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ठीक, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र देते हैं। अब राष्ट्र पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को, ऐसे पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। ठीक, अब देखिए तुरंत देता, क्योंकि 6 महीने के भीतर चुनाव भी करवाना होता है। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद खाली नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुरंत सूचना देगा। जैसे उपराष्ट्रपति को मिलेगी तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देगा कि भैया इनका राष्ट्रपति का चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू करो। अब देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, महाभियोग केवल और केवल संविधान के अतिक्रमण पर लगाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग प्रक्रिया है वो किस आधार पर लगाया जाएगा? वो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। एक क्वेश्चन और यहां से पूछता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग किस किस संविधान के संशोधनों में वर्णन है? तो अनुच्छेद 56 में वर्णन है, अनुच्छेद 56 में और अनुच्छेद 61 में, दोनों में वर्णन है।
56 में संविधान के अतिक्रमण पर उनका जो है महाभियोग लगाया जाएगा, और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक, अब तीसरा आ जाता है, पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक राष्ट्रपति पद धारण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर राष्ट्रपति का पद अवधि समाप्त हो गई है और उसके भीतर चुनाव नहीं करवाया गया है या डिले हो जाता है, तो भी राष्ट्रपति उस समय तक पद अपना ग्रहण किए रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है। और अगर राष्ट्रपति अपना, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया हो गई, लेकिन राष्ट्रपति अपना खुद त्याग पत्र दे सकता है या आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है, तो उस संबंध में 6 महीने के भीतर तुरंत चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, और तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करेगा। ये हो गया 56। अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और संघ की तथा वह इसका प्रयोग स्वयं व अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है और निर्वाचक मंडल है। 55 में निर्वाचन की रीति है। 56 में कार्यकाल है। 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया 56 में, है कि नहीं? 56 में कार्यकाल समाप्त हो गया। अब मान लीजिए कोई राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन होना चाह रहा है, पुनः निर्वाचित होना चाह रहा है, तो 57 में है। ठीक, 57 में देखिए एक लय बन रहा है, एक कहानी टाइप की बन रही है कि नहीं? तो इसी लय कहानी से पढ़ेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी, कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक, 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। ठीक है, और भारत में पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति कितना भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। ठीक, ये ध्यान देना है। लेकिन अमेरिका में केवल 2 बार, मतलब एक बार चुना फिर अगली बार चुना जा सकता है, बस। अब अनुच्छेद 58 में देख लेते हैं योग्यता। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ योग्यता है। एक बार फिर से 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी तथा इसका प्रयोग वह स्वयं व अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन है, मतलब निर्वाचक मंडल है। 55 में निर्वाचन की रीति, किस प्रकार से निर्वाचन किया जाएगा। 56 में कार्यकाल है। 57 में पुनः निर्वाचन की योग्यता है और 58 में योग्यता आ गई। ठीक, तो योग्यता में क्या जाता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, जाहिर सी बात है। और भारत के नागरिक 5 प्रकार से लिया जाता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में हम लोग नागरिकता में पढ़ चुके हैं। और उन्हीं 5 आधार पर यदि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है, चाहे जन्म के आधार पर, चाहे वंश के आधार पर, चाहे पंजीकरण, चाहे देशीकरण, चाहे विदेशी राज्यों का विलय के आधार पर, किसी भी प्रकार की नागरिकता भारत, यदि उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त है तो राष्ट्रपति के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। लेकिन अमेरिका में केवल और केवल जन्म के आधार पर वहां का नागरिक होगा, तभी राष्ट्रपति के लिए वो चुनाव लड़ पाएगा। ठीक है, ये अंतर यहां से देख लेना है। दूसरी योग्यता हो जाती है 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरा कर चुका हो, और तीसरी है लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। ये चीज हमको ध्यान देनी है। चौथा है लाभ का पद न धारण करता हो। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो 58 में योग्यता में 4 चीजें आ जाती हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष हो, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और लाभ का पद धारण ना करता हो। दोस्तों, तो ये 4 चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक, तो फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में निर्वाचन है और निर्वाचक मंडल है, 55 में निर्वाचन की रीति है, 56 में कार्यकाल है, 57 में पुनर्निर्वाचन है, 58 में योग्यता। ठीक, ये आपको याद हो गया होगा। अनुच्छेद 59 में शर्तें हैं। अब अनुच्छेद 59 में शर्तें कैसे हैं? अब जैसे देखिए, योग्यताओं में लाभ का पद था ना, योग्यताओं में लाभ का पद न धारण करता हो, है कि नहीं? तो अब लाभ का पद अगर कोई धारण कर रहा होगा तो क्या क्या शर्तें हैं, ये भी बात है कि नहीं? तो अनुच्छेद 59 में शर्तें हैं राष्ट्रपति पद के लिए। क्या है शर्तें? राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कोई विधायक है या कोई सांसद उसको राष्ट्रपति बना दो। ठीक, मतलब राष्ट्रपति भी रहे और विधायक और सांसद भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब राष्ट्रपति संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और यदि कोई सदस्य, यदि कोई विधायक, मतलब यदि कोई विधायक या यदि कोई सांसद राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो पद ग्रहण की तारीख से जैसे वह शपथ लेगा, उसका सांसदी या उसकी विधायकी रिक्त हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक, यहां से हम लोग ये चीजें समझ सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति संसद और विधानसभा का सदस्य या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है तो पद ग्रहण की तारीख से उसका स्थान संसद में या राज्य विधानमंडल में उसका स्थान रिक्त माना। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। लाभ का पद धारण ना करता हो, मतलब कोई सरकारी सेवा में ना हो, और अन्य चीजें जो लाभ के पद में आती हैं वो सारी चीजें ना हो। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते संसद के द्वारा तय किया जाएगा, और कार्यकाल के दौरान कमी नहीं की जा सकती है। ये चीजें हम लोगों को ध्यान देनी है। तो अब नीचे से ऊपर चलेंगे। 59 में क्या था? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें थी। 58 में योग्यता थी। 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता थी।
56 में निर्वाचन की रीति थी, 55 में निर्वाचक मंडल था, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित थी और 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चाहे ऊपर से पढ़ो चाहे नीचे से पढ़ो, याद हो गया होगा। ठीक है, ध्यान से करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और जो चीज जैसे जैसे हम आपको सो रिवाइज करवा रहे हैं, आप भी जहां देख रहे हो रिवाइज करते रहिए, तभी अधिकतम लाभ आप लोगों को हो पाएगा इसका। ठीक है, 60 अनुच्छेद 60 में शपथ है, 60 शपथ, ऐसे याद कर लीजिए, 60 शपथ, एक राइमिंग बन रहा है, एक हिसिंग साउंड टाइप का रहा है। ठीक, 60 शपथ। ठीक, अब शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। बहुत बढ़िया है कि नहीं? ऐसे ही इंटरटेन करते रहिए, ठीक, और ऐसे ही बने रहिए, टेंटेटिव होकर सुनते रहिए। ठीक, अब देखते हैं राष्ट्रपति का वेतन कितना है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह है, और कहां से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से। काहे कोई राज्य देगा भैया, वो तो संघ के राष्ट्रपति हैं, तो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 61 महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अभी देखे थे ना, 56 में क्या था? कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में महाभियोग की बात की गई थी, लेकिन अनुच्छेद 61 में उस महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, जैसे 54 और 55, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उसके तहत एक निर्वाचक मंडल है, लेकिन उस निर्वाचन की रीति किस प्रकार होगी, उस निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, वो अनुच्छेद 55 में कहा गया है। ठीक है, निर्वाचक की रीति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण, गुप्त मतदान की रीति होगी। ऐसे ही 56 में महाभियोग दिया गया है, लेकिन उसकी प्रक्रिया 61 में दी गई है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि अनुच्छेद 61 पहले पढ़ चुके, केवल और केवल संविधान का उल्लंघन यदि राष्ट्रपति करेगा तभी उसको जो है उस पर महाभियोग चलाया जाएगा, अन्यथा कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होगी जिस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है कि सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है, तो गलत हो जाएगा। केवल और केवल जहां पर संविधान का उल्लंघन आएगा, संविधान का अतिक्रमण आएगा, वहीं पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये चीज। ठीक, और राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता? कोई भी सदन लगा सकता है कि नहीं? अब यहीं पर देखते हैं, हम लोग देखते हैं ना, कुछ शक्तियां लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा के पास ज्यादा होती है। यहां पर देखिए कोई भी सदन लगा सकता है, यहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर शक्ति है। ठीक, लेकिन अब ध्यान देखते, कोई भी सदन यदि आरोप लगाता है तो उसकी सूचना न्यूनतम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित दी जाएगी। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। ठीक, अब देखिए, और ये 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी, और तभी दी जाएगी जब 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। मतलब 14 में 1/4 ऐसे कर दो, ठीक नहीं? कितना आसान है याद करना। हम लोग 14 1/4 भूल जाते हैं, हम लोग सोचते हैं 1/4 पूछ रहा है कि 2/4, मतलब 2/3 सदस्य है, ठीक नहीं, लेकिन 1/4 है इसमें, मतलब 14 दिन और 1/4। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी, और सूचना तभी दी जाएगी जब 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर से वो संकल्प पास हुआ होगा, या 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए, तभी माना जाएगा कि हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत की जाए। ऐसे नहीं कि मतलब 10 सदस्य आ गए, 2 सदस्य आ गए, 5 सदस्य आ गए तो चलो शुरू कर दो, नहीं, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और 14 दिन पहले उनको सूचना दी जानी चाहिए। ये चीज ध्यान, ठीक है। ये दोनों चीजें होती हैं किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा में शुरुआत होती है अगर तो राज्यसभा में, लोकसभा में शुरुआत होती है तो लोकसभा में, किसी भी सदन में। अब यहां से हो गया तो अब मान लीजिए पास हो गया ये चीज, ठीक। फिर सदन में, उस सदन में चाहे राज्यसभा में आया हो तो राज्यसभा में, या लोकसभा में आया तो लोकसभा में चर्चा होती है और उस पर मतदान होता है। अब 14 दिन पहले उनको सूचना दे दी गई और 1/4 सदस्यों के पर हस्ताक्षर हो गया। अब किसी भी सदन में चर्चा होगी और मतदान होगा, और यहां पर यह ध्यान देना है उस सदन से जब तक 2/3 बहुमत से पारित नहीं होगा तब तक वो अगले सदन में नहीं जाएगा। मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए न्यूनतम 2/3 बहुमत एक सदन का चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर एक सदन से मान लेते हैं लोकसभा से या राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, फिर वो जाएगा अगले सदन में, ठीक। फिर वो जाता है अगले सदन में, और फिर दूसरा सदन भी कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है तो राष्ट्रपति का पद मुक्त हो जाता है, ठीक है। यहां से ये चीज हम लोगों को ध्यान देनी है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग प्रक्रिया। एक बार महाभियोग प्रक्रिया दोहरा लेते हैं। संविधान के केवल उल्लंघन पर कोई भी सदन लगा सकता है, और जब भी कोई सदन लगाएगा तो 1/4 सदस्यों के न्यूनतम हस्ताक्षर से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। सूचना देने के बाद सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी और उस पर चर्चा और मतदान होगा।
फिर 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है तो दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से अगर पास कर देता है तो राष्ट्रपति का पद पदमुक्त माना जाएगा। ठीक है, ये चीज मानिए। मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए किस प्रकार का बहुमत? 2/3 बहुमत। ठीक, यहां से ओवरऑल ये निकल कर आया ना कि 2/3 बहुमत राष्ट्रपति को आने के लिए चाहिए। ठीक हो गया ये। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। 61 में महाभियोग है, 60 में शपथ है, 59 में शर्तें हैं, 58 में योग्यता है, 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता है, 56 में कार्यकाल है, 55 में निर्वाचन की रीति है, 54 में निर्वाचक मंडल है, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, अब आ जाता है अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 62 में पद में रिक्त की पूर्ति है। जब पद उनका रिक्त हो जाता है तो उस रिक्त को भरने के लिए क्या किया जाता है, ये चीज दी गई है। अब पद में रिक्त कैसे होती है? या तो वो त्याग पत्र दे देते हैं। अब त्याग पत्र देते हैं, किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, है कि नहीं? ये हो गया। और या तो पद त्याग कर सकते हैं, या महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जाता है, अभी पढ़े ऊपर है, या उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब मृत्यु हो गई। ठीक, तो क्या होता है, इस समय उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक है, ये समझ में आई बात? अगर कोई मतलब आकस्मिक रिक्ति हो रही है ना, तो आकस्मिक रिक्ति के समय उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे, और मान लीजिए उनका कार्यकाल समाप्त जब होता है तो कार्यकाल समाप्त के पहले ही 6 महीने उनका चुनाव करा लिया जाता है, वो तो नॉर्मल हो गया, है कि नहीं? लेकिन आकस्मिक रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करते हैं। और मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी उस समय ना हो, मतलब बीमार हो या कहीं कहीं गए हो विदेश में, तो कुछ भी हो, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मान लीजिए उच्चतम न्यायालय के भी न्यायाधीश ना हो उस समय इत्तेफाक से, तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी है। और निर्वाचन क्या होता है? निर्वाचन इनका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व करा लिया जाता है। जैसे अभी बताएं, आकस्मिक रिक्ति पर पद रिक्ति तिथि से 6 माह के भीतर भी चुनाव कराना आवश्यक है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, मतलब 6 माह के पहले उनका चुनाव हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 62 में पद रिक्त की पूर्ति है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग पूरा रिवाइज कर लिए होंगे। अब अनुच्छेद 65 आ जाता है। 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। किस अनुच्छेद में? 65 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। फिर अनुच्छेद 70 में क्या दिया है? अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? मान लीजिए यही आकस्मिकता आ गई तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1979 बनाया गया था कि उपराष्ट्रपति करेगा। यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति करेगा, वो नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? इसी तरीके से चीजें पूरी रिवाइज हो जाएंगी। अनुच्छेद 71 निर्वाचन संबंधी विवाद। अब ऊपर ये भी देख चुके हैं, निर्वाचन संबंधी विवाद केवल और केवल उसको चुनौती कहां दी जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय में दी जाएगी। हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड। इसी में कितनी बार आपका रिवाइज हो गया होगा एक एक चीज, है कि नहीं? तो इसी तरीके से आप पढ़ेंगे पूरी जीएस आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी। दोस्तों आप लोग लाइक जरूर किया करिए, कमेंट जरूर किया कीजिए, शेयर कर लिया करिए, ठीक है, चैनल को। अब अगला देखते हैं। चुनौती केवल सर्वोच्च न्यायालय में दी जा सकती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय चुनाव को शून्य घोषित कर देता है तो राष्ट्रपति के किए गए कार्य अविधिमान नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति चुना गया, गलत तरीके से राष्ट्रपति चुन लिया गया, मतलब निर्वाचन में धांधली हो गई या कुछ हो गया, राष्ट्रपति चुन लिया गया। अब राष्ट्रपति कोई संवैधानिक करार कर लिए, विदेशी राज्यों से कोई मतलब संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। अब बाद में चुनौती दी गई और पाया गया कि राष्ट्रपति तो गलत तरीके से निर्वाचित हुए थे, तो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कार्य अविधिमान्य नहीं होगा, मतलब जो राष्ट्रपति कर चुके होंगे वो वैलिड ही माना जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यदि निर्वाचक मंडल में कोई स्थान रिक्त है, ये भी पढ़ चुके हैं, तो चुनाव को भी चुनौती नहीं दी जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इन सब चीजों का डॉक्टर खरे वर्सेस निर्वाचन आयोग का एक मामला आया था, तो उसमें कहा गया था निर्वाचन को चुनौती केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में दी जानी चाहिए, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और मात्र प्रत्याशी ही चुनौती दे सकता है। ये नहीं कि हम और आप चलो भैया राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर प्रत्याशी होंगे तभी हम लोग मतलब जो है प्रत्याशी ही केवल जो है चुनौती दे पाएगा, और न्यूनतम 10 मतदाता होने चाहिए, जो 10 लोग वोट डाले होंगे, या तो न्यूनतम 10 मतदाता होने चाहिए, वही चुनौती देंगे। ये नहीं कि कोई 1-2 उठ गए तो कर दिए चुनौती दे दी, ऐसा नहीं है। न्यूनतम 10 मतदाता होने चाहिए, ठीक। और निर्वाचन हेतु राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु न्यूनतम 50 प्रस्तावक होने चाहिए,
और 50 समर्थक होने चाहिए, ठीक। और जमानत राशि 15,000 होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पूरा राष्ट्रपति, मतलब अभी राष्ट्रपति का अगला पार्ट भी आएगा, इतना हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं। 71 में क्या है? निर्वाचन संबंधी विवाद है। उसके बाद अनुच्छेद 70 में क्या आ जाता है? आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 65 आ जाता है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य आ जाता है। 62 में पद की रिक्ति की पूर्ति आ जाती है। 61 में महाभियोग आ जाता है। 60 में शपथ आ जाता है। 59 में शर्तें आ जाती हैं। 58 में योग्यता आ जाता है। 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता आ जाता है। 56 में कार्यकाल आ जाता है और 55 में निर्वाचन की रीति आती है। 54 में निर्वाचक मंडल आता है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी और 52 में भारत का एक राष्ट्रपति। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी की पूरी चीजें आपको याद हो गई होंगी। दोस्तों सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा यदि कोई समस्या हो, यदि कोई फीडबैक देना हो, क्या करना है जिससे और सुधार किया जा सके। दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।